गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। आज तो वैसे भी योग दिवस है और कई जगह पर योग के कार्यक्रम हुए होंगे। और हमारे भारतवर्ष में तो योग बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है। वेदों के ज़माने से भारत में योग की क्रिया प्रक्रिया चलती आई है। और पर उस समय जो था वो वेदों के ज़माने में ध्यान के ऊपर ज़्यादा भार दिया जाता था। उस समय खास कोई आसन प्राणायाम शायद था भी नहीं, क्योंकि हठयोग तो बाद में आया। तो ध्यान के ऊपर ज़्यादा ये था। और ऐसी कोई खास उस समय जो लोग थे उनके शरीर और मन इतने स्वस्थ थे, अच्छे थे, उनका प्राण इतना प्रबल था कि उनको हठयोग की ज़रूरत भी नहीं थी। तो सीधा वो लोग राजयोग में धारणा ध्यान समाधि का ही अभ्यास करते थे उस समय में। बाद में हठयोग का आविष्कार हुआ और नाथ संप्रदाय के जो गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ वगैरह योगी हुए, उन्होंने हठयोग का खास जिक्र किया। इसकी किताबें फिर पब्लिश हुई, ग्रंथों, शास्त्र वगैरह। और तब से फिर ये हठयोग सीखने की और सिखाने की परंपरा चालू हुई। तो उस समय पहले हठयोग का अभ्यास कराया जाता था। नया कोई साधक था तो उसकी शुरुआत हठयोग से करते थे, और जब वो पक्व बनता था तब फिर राजयोग उसको सिखाया जाता था। पर करीब 2000 साल पहले जब महर्षि पतंजलि हुए तो उन्होंने अष्टांग योग प्रस्थापित किया, जिसमें हठयोग और राजयोग दोनों का समावेश किया गया है। पर हठयोग की सीधी शिक्षा उसके अंदर नहीं है, क्योंकि मज़े की बात यह है कि अष्टांग योग जो है उसकी शुरुआत प्रत्याहार से होती है। चाहे अंग के अंदर यम नियम से है, पर उस समय जो कुछ चुनिंदा साधक थे, जो एक्सेप्टेड डिसाइपल्स, उनके जो प्रैक्टिस कराते थे तो वो शुरुआत प्रत्याहार से होती थी। इससे पहले साधक कुछ योग पद्धति से अपना शरीर, प्राण वगैरह का ठीक ठाक कर लेते थे और फिर प्रत्याहार से शुरुआत होती थी। और इसीलिए योग सूत्र का पहला ही सूत्र आप देखोगे तो जिसके अंदर उन्होंने कहा अथ योगानुशासनम, मतलब कि अब हम योग का अभ्यास की शुरुआत करते हैं। डिसिप्लिन, योग के अभ्यास जो है वो, मतलब कि इससे पहले कुछ किया हुआ है, अब जो रियल योग है उसका अभ्यास शुरू हो रहा है। तो प्रत्याहार को ही रियल योग माना जाता है, और वहाँ से शुरुआत उस समय उनके जो एक्सेप्टेड डिसाइपल्स थे उनको कराया जाता था। और इसी परंपरा को तावरिया जी ने भी फिर मेंटेन रखा। और उनकी परंपरा में भी सच में कहे तो प्रत्याहार से ही शुरुआत होती है, पर प्रत्याहार के लिए हम तैयार होते नहीं है। इसलिए हमें ये जो क्रियाएं फिर उन्होंने बनाई, रिफाइनिंग फेज वगैरह, पहले के ज़माने में आसन प्राणायाम करते थे, पर इस ज़माने के अनुरूप तावरिया जी ने रिफाइनिंग फेज, अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस और दूसरी सारी क्रियाएं जो है वो फिर बनाई और बताई और सिखाई। उसका पर्पस भी यही है कि ये करते करते फिर हम एक दिन प्रत्याहार के ऊपर पहुंच जाए और हमारा रियल योग जो है वो शुरुआत, वो फिर उसकी शुरुआत हो जाए। और जो प्राण शुद्धि के लिए ये सारी क्रियाएं दी है और प्राण शुद्धि निरंतर बनी रहे, उसके लिए उन्होंने 3SR भी दिया, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, कि जिसकी कंटिन्यूटी के लिए कारण प्राण शुद्ध रहता है, और अगर प्राण शुद्ध रहता है तो मन भी शुद्ध रहता है। तो इस तरह तावरिया जी ने भी ये परंपरा महर्षि पतंजलि की परंपरा की तरह काम आगे चालू रखा।
आज दुनिया में लाखों लोग योग नियमित रूप में करते हैं, पर लोगों की गाड़ी आसन प्राणायाम तक आकर रुक जाती है, उसे आगे कोई बढ़ता नहीं है, क्योंकि जो आगे जैसे कहा एज ए डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में आना तो बहुत, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद में योग की रियल डिसिप्लिन में हम आ सकते हैं। पर फिर भी जो कोई आसन प्राणायाम भी करता है, अगर नियमित करता है, 7 - 1 = 0 के हिसाब से करता है, तो वो भी अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए इतना करना भी ज़रूरी है। पर सही योग जो है वो, मैंने कहा, इस तरह जब हम प्रत्याहार पर पहुंचते हैं तब शुरू होता है। तो आज ये योगा दिवस था, तो मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ी बात इससे कर लेते हैं। अब डिस्कोर्सेस 4 पढ़ते हैं फिर से। पेज नंबर 73 हम पेपर पढ़ रहे थे। 23rd/7 1987, जुलाई 87 का जो पेपर था थिंकिंग प्रोसेस का, स्टेप्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, तो वो हम पढ़ रहे थे। और उनके अंदर थिंकिंग प्रोसेस के उन्होंने स्टेप्स बताए। और नॉर्मली हम जानते हैं अब तो कि इनकमिंग इम्पल्स आता है, मेमोरी पैटर्न को मिलता है, और फिर थॉट पिक्चर क्रिएट होता है, वो IESM केंद्रों के ऊपर जाता है और विचार बनता है। तो इतनी प्रक्रिया हम अब तो जान चुके हैं। पर इम्पोर्टेंट बात इसमें, ये पेपर में ये है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि विचार बने ही नहीं, इनकमिंग इम्पल्स आया, मेमोरी के ऊपर पैटर्न को मिला और थॉट पिक्चर बन के रह गया। फिर IESM केंद्र के ऊपर, IESM केंद्र अगर निष्क्रिय रहते हैं तो विचार बनता नहीं है, और बिना विचार बने वो इम्पल्स जो है वो आज्ञा चक्र से बाहर निकल जाता है। उनका पर्पज़ ये है कि अगर ये अवस्था हम योग द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, सिद्धि हो सकती है, और व्यक्ति एक निर्विचार जैसी अवस्था के अंदर जीता है। और पिछले पेपर में उन्होंने यही भी कहा था कि भगवान बुद्ध थे, वो इसी हालत में हमेशा रहते थे। जब कुछ ज़रूर होता है तभी योगी IESM केंद्रों का उपयोग करते हैं। मतलब इम्पल्स अंदर आया, उसमें से विचार बनाने की ज़रूरत है, तो ही IESM केंद्रों का उपयोग करके वो वहाँ ये करता है। बाकी तो IESM केंद्रों को वो निष्क्रिय रखता है, और सीधा इम्पल्स जो है वो बाहर आज्ञा चक्र से निकल जाता है। तो ये एक बहुत ऊंची अवस्था है, और ये हो सकता है, ये इस पेपर में उनका कहने का मतलब। अब आगे पढ़ते हैं उसके अंदर, पेज नंबर 73 के ऊपर नीचे से चौथा पैराग्राफ। इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ अवेयरनेस सो चेंजिंग इट्स क्वालिटी एंड स्कोप? क्वालिटी मीन्स रिफाइंड, स्कोप मीन्स अपग्रेड, so as to meet impulses at step number 3 and thus maintain the flow of impulses without the contaminating influence of the step 4, 5 and 6। यही पॉइंट यहाँ कहते हैं हम जो भी बात कर रहे हैं कि 3 के ऊपर, 3 का पॉइंट क्या है, ऊपर आप देखोगे तो 3 के ऊपर क्या है कि माइक्रो थॉट पिक्चर बनता है। और माइक्रो थॉट पिक्चर मतलब वो नेगेटिव जैसे होता है इस तरह का, तो वहाँ से फिर आगे की प्रोसेस होनी नहीं चाहिए। मतलब फिर आगे जाता है तो रजिस्ट्रेशन एरिया में जाता है, रजिस्ट्रेशन एरिया में IESM केंद्रों के ऊपर वो डिकोड होता है और विचार बनता है, और जिस तरह का विचार बना इस तरह का कर्म बनता है, चाहे वो शब्द के रूप में या क्रिया के रूप में। पर ये उनका कहना ये है कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो इम्पल्स आया, वो कंटेमिनेट हो गया, मतलब प्रदूषित हो गया, उसको कंटेमिनेट नहीं करना है, उसको ये 4, 5, 6 जो बाकी के स्टेप्स है उसको छोड़ देना है। तो 3 के ऊपर जो
माइक्रो थॉट पिक्चर बना उसको ही मेंटेन करना है और वही फिर आगे आज्ञा चक्र से निकल जाता है। तो माइक्रो थॉट पिक्चर आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जैसे कि एक धुंधली सी छाया जैसा अंदर कुछ उत्पन्न होता है, जिसके अंदर कोई क्लियर पिक्चर होता है, न वर्ड होता है, कोई लैंग्वेज होती है, कुछ नहीं होता है। पर एक कभी आप ध्यान की गहराई में जाते हैं तो एक धुंधली सी छाया जैसा कभी कभी आपको महसूस होगा, वो है माइक्रो थॉट पिक्चर। तो वहाँ फिर साधक को रुक जाना है और आगे की प्रोसेस नहीं होने देना है। पर ये सामान्य साधक के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी स्पीड से बनती है कि हम वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि ध्यान का गहरा अभ्यास करते हैं तो संभावना है कि वहाँ आप कुछ क्षणों के लिए ये माइक्रो थॉट पिक्चर के ऊपर पॉइंट नंबर 3 के ऊपर रुक सकते हैं। बाकी तो 3 के बाद 4, 5, 6 कब बन जाते हैं और कब विचार बन गया वो भी हमें पता नहीं चलता है। इतनी स्पीड से सब कुछ बनता रहता है। If there a faculty in man that can keep the body-brain system clear whenever one so wills at any point in time by permitting the flow of memory-associated impulses to move out at point number 8 without the step 4, 5, 6 taking place. तो ये एक फैकल्टी अगर कोई व्यक्ति के अंदर आ जाती है, क्षमता इस तरह की आ जाती है कि यहाँ शब्द इम्पोर्टेंट शब्द है सो विल्स, मतलब जब इच्छा करे तब, जब जैसे वो इच्छा करता है तब वो इम्पल्स को रोक देता है, मतलब 4, 5, 6 के स्टेप पर नहीं जाने देता है और सीधा पॉइंट नंबर 8 से बाहर निकाल देता है। और जब इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि वो संसार में है, कुछ कामकाज करना है, किसी से बात करना है, तो फिर उसको ये अलाउ करना पड़ता है 4, 5, 6 के ऊपर और विचार को बनने देना पड़ता है, क्योंकि संसार में रहते हैं तो विचार की ज़रूरत पड़ती है। पर जब संसार मतलब ऐसी स्थिति में है कि अभी कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ ये क्या करेगा कि इम्पल्स को जो अंदर आया और माइक्रो थॉट पिक्चर बना 3 नंबर के ऊपर, उसको ही सीधा पॉइंट नंबर 8 मतलब कि आज्ञा चक्र से बाहर निकाल देगा। तो ये किसी में एक क्षमता डेवलप हो सकती है। वी when not caught up in the web of unmindful survival activities, sometimes receive the whisper of an intuition from a source beyond the thinking instrument. Since such flashes of insights occur, there must be a source from which they come and the possibility of communication with it. तो यहाँ फिर से वही बात कहते हैं, वेब ऑफ अनमाइंडफुल सर्वाइवल एक्टिविटीज़, मतलब कि जब हम बिज़ी नहीं होते हैं, इस तरह की अगर स्थिति होती है और IESN केंद्र निष्क्रिय होते हैं, तो हो सकता है कि अंदर से कहीं से एक विस्पर, एक प्रकार का धीमा आवाज़ एक इंट्यूशन के रूप में हमें सुनाई देता है। तो दिमाग एकदम शांत है, कोई अंदर चहल पहल नहीं है, IESN केंद्र शांत है, सब कुछ शांत है, कोई बिजी नहीं है किसी रूप में, हम 5 इंद्रियां भी शांत है। तो ही ये अंदर का विस्पर का जो आवाज़ है वो इंट्यूशन के रूप में हमें सुनाई देता है, और वो कहीं ऐसी जगह से आता है कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के बियॉन्ड कोई जगह से, अंदर से, ब्रेन के अंदर से आता है। तो कोई बिंदु चक्र से या कोई जगह से, ऐसी जगह से, या जो इंट्यूशन सेंटर है या इनसाइट सेंटर है, वहाँ से ये आवाज़ अंदर से आती रहती है। तो जैसे जैसे ये इस तरह का फ्लैशेस साधक को आता रहेगा, तो उसका मतलब ये है कि वो जो सोर्स से आता है, जो स्रोत है, जहाँ से, जो पॉइंट से वो निकला है, वो पॉइंट के साथ में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और वो पॉइंट या तो
चिट्ठी हो सकती है, यूनिवर्सल माइंड हो सकते हैं, या फिर हमारा डिवाइन फ्रेगमेंट हो सकता है, क्योंकि डिवाइन फ्रेगमेंट से भी विस्परिंग होती है और कभी कभी यूनिवर्सल माइंड से भी इस तरह के विस्परिंग होती है। तो किस तरह की स्थिति में साधक है उस प्रकार ये विस्पर का वो अनुभव करेगा, और ये जो है वो विस्पर को सुनेगा, और इसके साथ में फिर वो कम्युनिकेशन भी कर पाएगा। Our awareness being passive, normally, we cannot even observe events happening before our eyes that are wide open. We then make use of slow motion camera to enable us to see more clearly. If visible events and acts at fast speeds become not observable facts, how much more difficult to observe or see normally invisible happening facts or events, and that too at great speeds. Here no one is going to help us with a slow motion camera to enable us to observe. तो ये भी बात वो बार बार करते हैं कि हमारी अवेयरनेस इतनी लो लेवल की है, पैसिव अवेयरनेस है, कि जो कुछ घटनाएं घटित होती है और हमारे अंदर जो विचार चलते रहते हैं वो हमारे ध्यान में ही नहीं आते हैं। और कई चीज़ें तो ऐसी होती है कि हमारी आँख खुली है फिर भी घटना इतनी जल्दी से हो जाती है कि हमारी समझ में ही नहीं आता है। तो जैसे कि स्लो मोशन कैमरा होता है, उसके अंदर धीरे 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 फिल्म चलती है तो वो चीज़ दिखाई देती है। जैसे वो एक एग्जांपल देते, क्रिकेट का एग्जांपल देते थे कि फास्ट बॉल कई बार इतनी फास्ट बॉल आती है कि दिखाई नहीं देती है आँख से, तो फिर स्लो मोशन कैमरा के अंदर उसको देखना पड़ता है। तो इसी तरह घटनाएं भी जो कई इतनी जल्दी से बनती है कि हमारी आँख पकड़ नहीं सकती है और हमारा ब्रेन इसको पकड़ नहीं सकता है, उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता है कि क्या हो रहा है। तो ये अगर बाहर की चीज़ों जो है वो इवेंट्स वगैरह इतनी हम नहीं पकड़ सकते, तो अंदर का जो चल रहा है अंदर के जगत के अंदर इनविजिबल हैपनिंग, उसको तो हम किस तरह पकड़ेंगे। तो इनविजिबल हैपनिंग में जैसे कि इनकमिंग इम्पल्स आया, मेमोरी पैटर्न को मिला, तो वो कैसे, हमें कुछ पता ही नहीं है, ये सब इनविजिबल हैपनिंग होती है। इम्पल्स आ गया, मेमोरी पैटर्न को मिला, विचार बन गया, यहाँ तक कि विचार बनता है वो भी हमारी पकड़ में तो नहीं आता है। बाद में हमें पता चलता है कि हाँ मुझे कुछ ऐसा विचार आया था। उस मोमेंट पर तो हम विचार को भी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे इतनी स्पीड से चलता है कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिवाय कि अवेयरनेस की मात्रा बहुत ऊंची है, जिनके अंदर अवेयरनेस का लेवल एकदम बढ़ गया है, वो लोग ये इनविजिबल हैपनिंग को भी वो पकड़ सकते हैं, इम्पल्स को भी पकड़ सकते हैं। बाकी सामान्य व्यक्ति जो है उसके लिए तो ये कोई चीज़ उसकी समझ के बाहर है, क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत पैसिव लेवल के ऊपर है। और यहाँ कोई हमारे पास ऐसा कोई स्लो मोशन कैमरा नहीं है कि हम अंदर कुछ इस तरह का ऑब्जर्व करें, हमें कोई मदद इस तरह की मिल नहीं सकती है। The only alternative left us is to refine and upgrade our awareness to a pitch or height where it can observe even at such enormous speeds events or acts that are normally invisible. We know that awareness, once upgraded high enough, becomes extremely penetrative and can be through opaque objects or can see thought forms or memory patterns, and hence can be aware fully, and such process or linkages that were beyond the threshold of our awareness then fall within the scope of our awareness. This is normally called the state of awakenness. तो एक ही उपाय है कि भाई जो हम पैसिव अवेयरनेस से जीते हैं उसको आप अपग्रेड करो,
क्योंकि पैसिव अवेयरनेस से जब तक जिएंगे तब तक तो कुछ अंदर का समझ में ही नहीं आएगा, न विचार को ऑब्जर्व कर पाएंगे, न अंदर की गड़बड़ी को हम पकड़ पाएंगे, और एक केओस के अंदर ही जीना पड़ेगा। तो एक ही उपाय है कि अगर हम अपनी अवेयरनेस को अपग्रेड कर सकते हैं और रिफाइन कर सकते हैं, इसकी पिच हाई कर सकते हैं, तो जो चीज़ आज हमें नहीं दिखाई देती है, जो हमारे जो इनविजिबल है और हमारे अवेयरनेस के थ्रेशोल्ड में नहीं है, हमारे जागृति के दायरे में जो चीज़ नहीं आती है, वो भी एक दिन धीरे धीरे करके हम उसको देख सकेंगे। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स है, मतलब अपारदर्शी पदार्थ है, या जो सूक्ष्म प्रकार के थॉट फॉर्म्स है या मेमोरी पैटर्न्स है, वो भी जो आज दिखाई नहीं देती है, वो धीरे धीरे करके हम एक दिन देखना शुरू कर देंगे। और जो लिंक है एक दूसरे के साथ, किस प्रकार की लिंक जुड़ी हुई है, कि ब्रेन के अंदर बहुत सारी लिंक्स है, अलग अलग लिंक्स होती है, तो वो लिंक्स को भी हम फिर पकड़ पाएंगे। और आज जो हमारा अवेयरनेस की थ्रेशोल्ड से बाहर की चीज़ है, वो एकदम हम धीरे धीरे करके उसको हम समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। और इसी स्थिति को स्टेट ऑफ अवेकननेस या जागृति की स्थिति कहते हैं। तो एक ही उपाय है कि किस तरह हम अवेयरनेस को अपग्रेड और रिफाइन कर सकते हैं। और वैसे तो तवरिया जी ने जो कुछ एक्सरसाइजेस दी है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें सूक्ष्म रूप में होती रहती है, पर हम जानते हैं कि उन्होंने अपग्रेडिंग अवेयरनेस के लिए स्पेशली प्रिज्म और प्रिज्म की अलग अलग एक्सरसाइजेस दी है। वो आगे जाके हमें करना पड़ता है ताकि हम अवेयरनेस को बढ़ा सकें। सो वी हैव टू रिफाइन एंड अपग्रेड आवर कोड स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम, विच मीन्स आवर स्टेट ऑफ पैसिव अवेयरनेस। तो जो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर, कोड और स्पेक्ट्रम जो लेवल पर, जो लो लेवल की अवेयरनेस से जी रहा है, उसको हमें इम्प्रूव करना है। हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर मतलब सत्व रजस आमेस, सत्व रजस तमस जो है, वो उसके अंदर कितनी अवेयरनेस पड़ी है, सत्व कितना अवेयरनेस वाला है। मतलब अगर हम 2482 के लेवल से जीते हैं तो हमारा अवेयरनेस का लेवल सिर्फ इंटेलेक्चुअल सेंटर में 2 का होगा, इमोशनल सेंटर में 4 और 8 का होगा। इस तरह जो है वो जो स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर भी कुल मिला के जो उसका रेशियो होता है वो लो लेवल का होगा। और अगर हम जब 5-2-1 में जाते हैं तो हमारा अवेयरनेस का लेवल एकदम चेंज हो जाता है, बढ़ हो जाता है, और हमारा कोड जो है उसका वो भी चेंज हो जाता है। फिर हम पैसिव अवेयरनेस से एक्टिव अवेयरनेस में जीना शुरू करते हैं। वंस रिफाइनिंग एंड अपग्रेडिंग ऑफ emotions and awareness takes place, the highway from thinking instrument area of the brain to the insight point in upkeep area of the brain to self mind to infinite mind is thrown open all 24 hours of the day. This also signifies that the 3-step rhythmic breathing is also functioning in the same individual for all 24 hours of the day. तो जब अवेयरनेस रिफाइन हो जाएगी और अपग्रेड हो जाएगी, तो अंदर का जो हाईवे है, जो हाईवे हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो अपकीप एरिया है, मतलब कि जो सार संभाल लेने वाला एरिया है, वहाँ वो एरिया और उसके साथ में जो सेल्फ माइंड जुड़ा है और उसके साथ में इन्फिनाइट माइंड जुड़ा है, ये सब अंदर कनेक्ट है, लिंक्स है इसकी सबकी। तो वो पूरा जो एरिया है या जो पूरा पाथ है वो एकदम खुल जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो इससे फिर अवेयरनेस में कोई रुकावट नहीं आएगी। और इस तरह होगा तो फिर 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग भी 24 घंटे चलाने के लिए आसान हो जाएगा। तो अंदर का जो अलग अलग जगह है, अपकीप एरिया, सेल्फ माइंड, इन्फिनाइट माइंड, ये वगैरह का एक पाथवे बनता है अंदर, वो पाथवे खुला रहना चाहिए। ये योग के अंदर बहुत ज़रूरी है।
तो साधना से इस तरह हमें करना है। और इमोशंस और अवेयरनेस इसके वो अपग्रेड जब होती है तब ये सारी चीज़ें बन सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ टू टेक प्लेस and the individual becomes a species of a rare kind among the human species, though outwardly there may not appear any signs to denote such new state. Then insight center is made to work consciously, and also the whole of the whole of highway is maintained clear and all obstacles. तो जब ये ऐसी भूमिका पर व्यक्ति आती है जिसके अंदर इतनी उच्च प्रकार की अवेयरनेस है, तो एक अलग प्रकार का ही इंसान बन जाता है। बाहर से तो दूसरों जैसा ही होगा, उसका भी शरीर दूसरों जैसा होगा, वो बोले चाहेगा, चालेगा, हिलेगा, जो कुछ करेगा वो सब कुछ सामान्य व्यक्ति की जैसा ही लगेगा, पर अंदर की एक स्थिति उसकी होती है वो बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। जैसे कि एक कोई अलग ह्यूमन स्पीसीज का ये व्यक्ति है, इस तरह का वो व्यक्ति बन जाता है। और कोई संतों को हम जब देखते हैं तो किसी किसी संतों की ये भूमिका ऐसी होती है, बाहर से वो नॉर्मल होते हैं पर अंदर की उनकी जो भूमिका होती है वो एक बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। और कई बार वो सामान्य व्यक्ति की ध्यान में भी नहीं आता है कि इस व्यक्ति की इस तरह की स्थिति हो सकती है। इसके बाद में अंदर का जो इनसाइट सेंटर जो है वो जागृति पूर्वक काम करने लगता है, और अंदर का जो ऊपर हाईवे बताया वो हाईवे पाथवे जो है वो फिर क्लियर रहता है, खुला रहता है, और कोई ऑब्स्टिकल्स फिर विक्षेप उसको परेशान करते नहीं है ऐसे व्यक्ति को। What is otherwise mentioned as a superman's awareness and is described as direct, total, uninfluenced by the centers of the self. It has then depth of directness and freedom to move far and wide. तो वो जो उसका सेल्फ है वो इसके साथ वो लिंक बनी रहती है। मतलब कि एस्ट्रल बॉडी अभी छूट गया और फिजिकल बॉडी यहाँ है, तो फिजिकल और एस्ट्रल का एक लिंक बनी रहती है, और एस्ट्रल द्वारा वो कहीं भी मूव कर सकता है अपनी अवेयरनेस के साथ में, और अगाध ज्ञान जो ले सकता है। दूसरे लोग जो है, दूसरे यूनिवर्सिटीज क्या है, कहाँ है, किस तरह है, उसका सारा ज्ञान वो उस स्थिति के अंदर ले सकता है। और उसके अंदर ये भी एक क्षमता आती है कि वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, और डिसीज़ होते हैं, फिजिकल या मेंटल डिसीज़ होते हैं, उसको भी वो हील कर सकता है। वो दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरे के फिजिकल मेंटल डिसीज़ को भी हील कर सकता है, पर उसके पीछे कोई मोटिव नहीं होता है, मतलब कि कोई प्रसिद्धि के लिए या इस तरह नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में दूसरे व्यक्ति आते हैं तो उसके अंदर अपने आप में इस तरह का चेंजेस या जो रोग है वो मिटना शुरू हो जाता है। इस तरह के भी घटनाएं कभी कभी होती है। तो वो कुछ करता नहीं है पर उसकी प्रेजेंस में बहुत कुछ हो जाता है, लोगों की तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। ऐसा कई बार ऐसा होता है। और ये स्थिति जो है वो एक अनिवार्य और यथायोग्य रूप में ये स्थिति बनती है ऐसे उच्च प्रकार के योगी के अंदर। सच अवेयरनेस इज देयरफॉर लाइट दैट हील्स एंड सॉल्व्स सिंस इट इज इन टच विथ इन्फिनाइट माइंड एंड लेटर द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो ये अवेयरनेस जो है वो व्यक्ति जो है वो इन्फिनाइट माइंड के साथ में जुड़ा हो रहता है, और आगे जाके कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वैश्विक चैतन्य है, उसके साथ में भी जुड़ा रहता है। उसके कारण वो बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकता है और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है।
वो अवेयरनेस की लाइट द्वारा ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति कर सकती है। तो यहाँ पेपर ख़त्म होता है, पर इसमें इम्पोर्टेंट बात हमें यही है कि किसी तरह हम साधना करते करते ये स्थिति के ऊपर पहुँच जाए कि विचार की पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर के जो आगे के स्टेप्स है वो न बने, मतलब 1 2 3 मतलब कि इम्पल्स, मेमोरी पैटर्न और माइक्रो थॉट पिक्चर, वहाँ आके अगर हम रुक जाते हैं, एक प्रकार की समझो ये समाधि ही है, तो फिर हम जो है वो एक उच्च स्थिति के अंदर हमारा जीना शुरू हो जाता है। हम विचारों के जो आज गुलाम हैं, विचार चाहे न अनचाहे विचार अंदर बनते रहते हैं, हमारे ध्यान में भी नहीं होते और विचारों में हम खींचे चले जाते हैं। डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग निरंतर हमारे अंदर चलता रहता है। इन सब चीज़ों से व्यक्ति फिर मुक्त हो जाता है अगर वो स्टेप नंबर 3 के ऊपर रुक जाता है, तो एक आदर्श और उच्च स्थिति बन जाती है। और ये पूरा पेपर का मकसद यही है कि इस स्थिति के ऊपर हमें पहुंचना है, और अगर हम अपनी अवेयरनेस को रिफाइन और अपग्रेड कर सकते हैं तो ऐसा होने की संभावना है, ऐसा हो सकता है। ये इस पेपर के अंदर बात है। अब थोड़ा समय है तो दूसरा पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि वो इसके कनेक्शन में ही है, रिफाइनिंग एंड अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस। वो भी वही सेम डेट के ऊपर उन्होंने लिया था, मतलब 23 जुलाई 1987 के अंदर। तो ये कनेक्टिंग पेपर है, तो थोड़ा समय है तो आधा पेपर पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक पढ़ा, इसमें किसी को कोई प्रश्न नहीं होगा, तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, तो प्रश्न तो बाद में भी पूछ सकते हैं। But time and again in our search and endeavor on the path, we come across a wall. On the wall is written beyond the threshold of our awareness. If this be so, then we cannot consciously proceed or carry out any process or technique if the sequence therein or linkages therein are outside or beyond the threshold of awareness. तो यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है और प्रयत्न करता है, तो एक पॉइंट के ऊपर एक प्रकार की एक रुकावट, एक वॉल, एक जैसे दीवार आ जाती है, इस तरह की रुकावट आ जाती है। और जैसे ये दीवार है और दीवार के ऊपर लिखा है बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ योर अवेयरनेस, मतलब कि अभी तुम्हारी जो अवेयरनेस है उसके ये चीज़ जो है ऊपर है, मतलब कि तुम्हारे अवेयरनेस का एरिया इतना ही है, इसके आगे तुम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी अवेयरनेस के लेवल इतनी है नहीं कि अभी ऊपर की स्थिति में जा सकें। तो यहाँ एक ऑब्स्टिकल की बात यहाँ बताई है कि हम एक जगह पर रुक जाते हैं, और उसका कारण ये है कि हमारी अवेयरनेस की मात्रा इतनी उच्च नहीं है। पर अगर ऐसा होता है तो फिर जो कोई हम टेक्निक फॉलो करते हैं या कोई प्रोसेस करते हैं वो हम कॉन्शियसली फिर नहीं कर सकेंगे, और उसका जो घटनाक्रम है वो या उसके जो लिंकेजेस है उसको वो फिर यही बताएगा कि आउटसाइड और बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ अवेयरनेस। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी प्रोसेस को या कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि जिसके द्वारा हम ये अवेयरनेस का थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर हम जा सकें, इस तरह के कुछ टेक्निक होनी चाहिए। देयर आर प्रोसेसेस दैट वी हैव नो रीज़न टू और विश टू इंटरफियर विथ, like the process is carried out by the upkeep area of the brain to maintain our body brain system and keep it fairly healthy। तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस है, प्रक्रियाएं चलती रहती है
कि जिसके अंदर हमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, या ना कोई हमें उसको अंदर इंटरफियर करने की ज़रूरत है। जैसे कि ब्रेन का अपकीप एरिया है संभाल लेने वाला, तो नॉर्मल कोर्स में हम रात को सो जाते हैं तो हमारा अपकीप एरिया जो है वो काम करना शुरू कर देता है और पूरे बॉडी को संभाल लेता है, सेल्स को रीजनरेट करता है वगैरह वगैरह, जो कुछ उसको रिपेयरिंग वगैरह जो करना है वो काम सब अपकीप एरिया करता रहता है। और उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाली एक सही ढंग से हमारा अंदर आराम होना चाहिए, इतना करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह दूसरी भी ब्रेन के अंदर प्रोसेसेस होती है कि जिसके अंदर हमें कोई इंटरफियर करने की ज़रूरत होती नहीं है और अपने आप में वो चलती रहती है। बट व्हेन इट कम्स टू आवर थिंकिंग प्रोसेस, वी शुड एंड मस्ट be fully aware of all the phases connected with learning, unlearning and re-educating, especially the most important and damaging aspect, that is negative engrams percolating into our body brain system and their conscious recall and re-education। तो जहाँ तक थिंकिंग ये प्रोसेस की बात है, क्योंकि यहाँ जब बात आती है तो री एजुकेशन की, हमारा ब्रेन को री एजुकेट करने की ज़रूरत है, ब्रेन को जो कुछ गलत सीखा है हमने उसको अनलर्न करने की ज़रूरत है, नया लर्न करने की ज़रूरत है। तो ये सारी जब प्रक्रिया होती है ये तब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ख़ास करके कोई ऐसी नेगेटिव छाप हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर न छूट जाए किसी तरह, उसका हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। तो ये प्रोसेस भी इस तरह होनी चाहिए कि कुछ डैमेज न कर दे और कुछ गलत चीज़ अंदर छोड़ न दे, इस तरह की कॉन्शियसली हमें साधना या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस वी अगेन फाइंड that certain communications or linkages we are normally not aware of, and they seem to be beyond the threshold of our awareness. Though from experience we know that such communications or linkages do exist and take place, say between the thinking instrument area and a point inside the upkeep area of the brain. When we notice that certain bad news create immediate and even serious pathological disturbances over an otherwise healthy normal person, तो कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम इस तरह का अनुभव करते हैं कि नॉर्मल कोर्स में तो हमें एक ऐसा हमारा जो कम्युनिकेशन या कोई लिंकेजेस ऐसी होती नहीं है, या इसके प्रति हमारी जागृति जो अंदर लिंकेजेस है उसके प्रति हमारी जागृति होती नहीं। लिंकेजेस और कम्युनिकेशन तो अंदर होते रहते हैं पर हमारी जागृति उसके प्रति होती नहीं है, और वो हमारी जागृति के बाहर, बियॉन्ड आवर थ्रेशोल्ड ऑफ अवेयरनेस, जागृति के बाहर ये सारी अंदर क्रियाएं चलती रहती है। पर कई बार ऐसा हमें अनुभव होता है कि किसी प्रकार का कम्युनिकेशन या कोई लिंक जो है वो अंदर हो रही है, और हो सकता है कि वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया का जो अपकीप एरिया जो है ब्रेन का, उस जगह के ऊपर कुछ कम्युनिकेशन या कुछ प्रकार का लिंकेज जिसका अनुभव कभी कभी हो सकता है। और इसका एक प्रमाण ये भी होता है कि कभी हमें कोई ऐसा दुखद या गलत समाचार मिलता है, कोई सीरियस समाचार मिलता है कोई हमारे संबंधी के बारे में, तो हमारे अंदर पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाता है सामान्य व्यक्ति के अंदर। कई बार कई खराब समाचार आते हैं तो कई लोगों को डायरिया एकदम चालू हो जाता है, कई लोगों को नौसिया हो जाता है, कई लोग यहाँ तक बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि अंदर कोई लिंक है, चाहे वो हमारे अवेयरनेस के
दायरे के बाहर है, पर अंदर कम्युनिकेशन या लिंक अंदर कुछ इस तरह की है कि बाहर के इस तरह के न्यूज़ आने के कारण अंदर कुछ इस तरह का चेंजेस आ जाता है. So it finally amounts to refining and upgrading our awareness, because awareness is an energy and so has three basic qualities of tamas, rajas and sattva, that is inertia and passion, wild emotions and intellectual content. तो यही एक बात रहती है कि हमें हमारी अवेयरनेस को अपग्रेड और रिफाइन करने की एक ज़रूरत रहती है, क्योंकि आफ्टर ऑल अवेयरनेस तो एक एनर्जी है और एनर्जी को अपग्रेड भी किया जाता है, डिग्रेड भी किया जाता है. तो अवेयरनेस, क्योंकि इन्फिनाइट माइंड की क्वालिटी जो है वो अवेयरनेस है, और इन्फिनाइट माइंड ही जब सेल्फ माइंड बनता है तो वो अवेयरनेस लेके आता है. पर प्रॉब्लम ये है कि इन्फिनाइट माइंड के अंदर तो अवेयरनेस इन्फिनाइट है, पर सेल्फ माइंड खुद एक लिमिटेड है. इसलिए जब सेल्फ माइंड के अंदर ये अवेयरनेस आती है तो वो एकदम लिमिटेड बन जाती है. और इसके अंदर 3 क्वालिटीज़ होती है, वो हम जानते हैं, सत्व रजस तमस होता है. और वो सत्व रजस तमस का रेशियो भी हमने देखा कि वो रेशियो के अंदर सत्व रजस तमस होता है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है और स्पेक्ट्रम बनता है. तो ये सत्व रजस तमस को ही यहाँ इनर्शिया एंड पेशन भी कहते हैं, मतलब निष्क्रिय कहते हैं, या वाइल्ड इमोशंस, मतलब उग्र भावना या उग्र भाव की कामना जिसको कह सकते हैं, या इंटेलेक्चुअल कंटेंट, मतलब बौद्धिक प्रकार की एक क्षमता. If you observe properly, all life is awareness in action. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सारा जीवन है वो सक्रिय जागृति ही है, एक प्रकार की जागृति है पूरा जीवन. हाँ, इसमें डिग्री अलग अलग हो सकती है, किसी में अवेयरनेस की डिग्री कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है. और हमारे अंदर भी यही होता है कि हर समय हमारी अवेयरनेस की जो डिग्री है वो सेम नहीं होती है. हो सकता है सुबह में जो हमारी अवेयरनेस की डिग्री होती है वो शाम को वो डिग्री नहीं रहती है. इस तरह अवेयरनेस के एक फ्लक्चुएट रूप में होती है, पर जीवन पूरा जो है वो एक अवेयरनेस इन एक्शन जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह का है. फॉर सच बेसिक एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर we are doing nothing to improve and upgrade. Depending on this core structure and spectrum of our awareness will be the quality of our life, and based on the grade of awareness, that is passive or low to active or high to very high, leading to pure awareness state, will depend on the quality of life also. This is inner evolution and does not depend on the outer evolution which science has helped to advance. तो इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ अगर कि हमें इसको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा. हम इसको इम्प्रूव और अपग्रेड अगर नहीं करते हैं तो फिर हमारा जीवन जो लेवल की अवेयरनेस है उस लेवल की अवेयरनेस के साथ में ही हमें जीने पड़ता है. तो अवेयरनेस की जो क्वालिटी है वो हमारा जिस तरह का स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम के होगा, इस प्रकार की अवेयरनेस की क्वालिटी हमारे अंदर होगी, और इसी प्रकार की हम अवेयरनेस को बाहर से भी ले पाएंगे. इसे ऊंची या इसे ऊपर की अवेयरनेस हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्पेक्ट्रम ऐसा है नहीं कि जिसके अंदर हम ज़्यादा अवेयरनेस या उच्च प्रकार की अवेयरनेस ले सकें. तो डिपेंडिंग ऑन दिस कोड स्ट्रक्चर ऑफ अवेयरनेस विल बी द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ. तो जिस तरह का ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ कोड, इसी तरह की हमारी लाइफ की क्वालिटी भी होगी. मतलब कि हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो हमारे स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम को भी हमें अपग्रेड और इम्प्रूव करना पड़ेगा. एंड बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ अवेयरनेस. तो अवेयरनेस का कौन सा ग्रेड के ऊपर हम जी रहे हैं,
उसके मुताबिक हमारा जीवन चलता रहेगा। और वो हो सकता है कि पैसिव या लो अवेयरनेस हो, या हम धीरे धीरे करके पैसिव या लो अवेयरनेस से एक्टिव अवेयरनेस तक जा सकते हैं, या उससे हाई से एकदम और उच्च प्रकार की प्योर अवेयरनेस जिसको कहते हैं, वो स्थिति के ऊपर भी जा सकते हैं। और जिस तरह का अगर इस तरह की प्योर अवेयरनेस की स्थिति होगी तो लाइफ भी उसी प्रकार की होगी। तो योगी की लाइफ और सामान्य व्यक्ति की लाइफ के अंदर फ़र्क क्या है? सिर्फ इतना ही है कि सामान्य व्यक्ति जो है वो लो अवेयरनेस से जीती है, तो उसके लाइफ की जो क्वालिटी है वो लो लेवल की है। एक योगी है, उसकी वो एकदम हाई लेवल की अवेयरनेस से जीता है, तो उसकी लाइफ की क्वालिटी भी हाई लेवल की होती है। उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, उसके अंदर दया करुणा का भाव होता है, क्योंकि अवेयरनेस का लेवल उसका चेंज हो गया है। ये सामान्य व्यक्ति और दोनों के अंदर अंतर इतना ही है। और साइंस जिस प्रकार का इवोल्यूशन की बात करते हैं, ये इस तरह की नहीं है। हमारा ये इवोल्यूशन पूरा अंदर का है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम बदलना है, तो वो तो हमारे अंदर का है। हमें सत्व रजस तमस का रेशियो बदलना है, तो ये पूरा इनर इवोल्यूशन की बात है। आउटर इवोल्यूशन इज नॉट कीपिंग स्टेप विद दिस इनर इवोल्यूशन, तो उसके साथ में कोई कदम मिला नहीं सकते। इनर इवोल्यूशन के अलग चीज़ है और आउटर इवोल्यूशन एक अलग चीज़ है। विदाउट दिस इनर इवोल्यूशन मैन विल बिकम इवन वर्स देन ही इज टुडे। द मेजोरिटी टुडे आर मैन एंड वुमेन, द एनिमल इन ह्यूमन फॉर्म। तो जो अगर ये इनर इवोल्यूशन नहीं होगा तो आदमी आज जो है उससे भी नीचे गिरता जाएगा। आज इसकी जो स्थिति है उससे भी वर्ष होती जाएगी। और आज भी ज़्यादातर लोग तो शरीर मनुष्य का, स्त्री पुरुष का धारण किया है, पर अंदर वृत्ति जो है वो एनिमल जैसी अंदर वृत्ति पड़ी है। तो वो स्थिति जो है उसके अंदर बेसिक का बात यही है कि अवेयरनेस लो लेवल की है, इसलिए अंदर कोई इम्प्रूवमेंट होता नहीं है। और जो एनिमल संस्कार है उसके ऊपर भी हम काम नहीं कर सकते। तो जब अवेयरनेस अपग्रेड होती है तो एनिमल संस्कार भी अपने आप में टूटते जाते हैं और एक रियल ह्यूमन नेचर के रूप में हम फिर जीना शुरू कर सकते हैं। Please note that tamas and rajas, that is non-refined sex and emotions, form the explosive energy of sensitiveness that explodes time and again and will ultimately ruin an individual. तो ये जो रजस और तमस है, जिसको वो सेक्स और इमोशन भी कहते हैं, तमस जो है वो सेक्स है, रजस जो है इमोशंस है, वो जो सेंसिटिवनेस की एक एक्सप्लोसिव एनर्जी है उससे बना हुआ है। तो 7 प्रकार की एनर्जी उन्होंने बताई है, उसमें ये जो है लास्ट एनर्जी है वो सेंसिटिविटी। पर सेंसिटिविटी की एनर्जी नहीं बनती है तो वो सेंसिटिवनेस की एनर्जी बन जाती है और वो एकदम एक्सप्लोसिव एनर्जी है, एक विस्फोट करने वाली एनर्जी है। और ये इतनी खराब है कि अगर ये एनर्जी व्यक्ति के अंदर बार बार उत्पन्न होती है तो उसके अंदर गुस्सा बहुत आ जाता है, दूसरी एक नकारात्मकता इतनी सारी आ जाती है कि व्यक्ति अपने आप को ही बर्बाद कर देता है, अपने आप को ही नुकसान कर देता है। तो ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी को किसी भी तरह ट्रांसफॉर्म करके सेंसिटिविटी की एनर्जी में हमें लाना है। और उसके लिए सबसे बेस्ट प्रयोग है कॉटन का। 12 से 3 और 4 से 7 राइट नोस्ट्रिल अगर बंद करते हैं तो काफ़ी हद तक ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी है वो फिर ट्रांसफॉर्म होकर सेंसिटिविटी की एनर्जी बन पाएगी। सो इफ़ वी आर रेडी with refinement of awareness, then only we can proceed to upgrade awareness. Nature has so designed that without refining awareness, it can never be
it can never be upgraded and all attempts to upgrade will be frustrated. तो जो अगर हम तैयार है तो फिर हमें ये अपग्रेड अवेयरनेस की जो प्रोसेस है उसको फिर हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसको हमें लाना पड़ेगा, मतलब उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रकृति के अंदर ये एक इस प्रकार की एक डिज़ाइन है कि अवेयरनेस को हम रिफाइनिंग नहीं करते हैं तो अपने आप में वो अपग्रेड नहीं होती है अवेयरनेस, क्योंकि जो हमारा जो लेवल है उसी मुताबिक की अवेयरनेस आती है। जिस तरह हम बात करते हैं तो अवेयरनेस हमारा अंदर का अवेयरनेस का लेवल जितना है इतनी बार से हम अवेयरनेस को ले पाएंगे। अब जब तक हम एफर्ट करके हमारे अंदर का अवेयरनेस की लेवल को बढ़ाते नहीं हैं तब तक उच्च प्रकार की अवेयरनेस हमारे अंदर आएगी ही नहीं। तो हमें इस तरह की प्रैक्टिस करना है कि पहले हमारे अंदर की अवेयरनेस को अपग्रेड हो जाए, और जैसे वो अपग्रेड होगी तो फिर बाहर की उच्च प्रकार की अवेयरनेस फिर मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये नेचर की इस तरह की डिज़ाइन है और वो अपने आप में नहीं होता है, वो ऐसा नहीं है। नेचर के अंदर तो अपग्रेड अवेयरनेस पड़ी है, पर क्योंकि हमारे अंदर अपग्रेड अवेयरनेस नहीं है इसीलिए हम उसको ले नहीं सकते। तो पहले हमें उसको अपग्रेड खुद करना पड़ेगा ताकि हम अपग्रेड अवेयरनेस बाहर से भी ले सकते हैं, वरना तो ये किसी और प्रकार का भी प्रयत्न करेंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं आएगा और वो फ्रस्ट्रेशन ही उसका परिणाम हो सकता है। The necessary steps of refining are: A. Controlling the 5 mechanisms that lead to hindrances of anger, greed, passion, possessiveness and egoism. That is change of false magnetic point. B. Introduce corrective methods. C. Daily practice the 6 vital exercises for breaking down emotional granthis formed in various parts of the body system. D. Practice as much as possible 3-step rhythmic breathing to come at least 8 hours a day. Please do not proceed further if you are not honestly convinced that you have succeeded in refining. तो यहाँ से फिर वो आगे इसके स्टेप बताते हैं कि अब अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ रुकते हैं, ये पैराग्राफ लास्ट अगेन फिर से पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ रुकते हैं क्योंकि अब ये स्टेप्स बताते हैं कि क्या करना चाहिए पड़ेगा हमें। ठीक है, तो रुकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।